ओ ये क्या हो गया? सेशन कैसे एंड हो गया? अच्छा सॉरी यार, सॉरी वो मैं ध्यान नहीं दिया, मैंने लीव करने के बजाय मैंने एंड ही कर दिया लगता है शायद। अरे ठीक है कोई बात नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, सबको आ जाने दो। सॉरी। ठीक है हो गया, तू तू ताने ना मार, ठीक है। हो गया यार। अब मेरे को ध्यान नहीं था ना, मेरे को सेंट्रल वाला ध्यान था, उसमें लीव हो जाता है। मुझे ध्यान नहीं था कि इसमें तो सीधे एंड ही हो जाता है, लीव नहीं होता है इसमें। ठीक है चलता है। चलो रोनी, अब देखो रोने लगते हो। वो जल्दी ज्वाइन करो सब। हाँ। चलो ठीक है, तो हमको होस्ट नहीं बनाने का नतीजा। ठीक है हो जाता है। करता हूँ और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है, हाँ, अभी सही लग रहा है थोड़ा। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन ये D1 टू D9 होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर D10 हो गया तो हम बोलते हैं कि भैया अगर D10 हो गया तो वो जो एलिमेंट होगा वो ट्रांजिशन प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, D1 टू D9 होना चाहिए, ना कि D10 होना चाहिए। और इस रूल के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो जिंक की बात करें तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, तो ध्यान दोगे तो जिंक का कॉन्फ़िगरेशन याद आएगा कि 3D10 होता है। और 3D10 होने की वजह से हम बोलते हैं कि भैया ये भाई साहब जो हैं ये ट्रांजिशन में काउंट नहीं होंगे, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका डी सबसेल क्या है, फुल्ली फिल्ड है। तो सिंपल सा फंडा क्या है कि फुल्ली फिल्ड या वैकेंट, दोनों ही केस हो, फुल्ली फिल्ड हो या वैकेंट हो, उस केस में हम उसको डी में या फिर ऐसे बोलो कि ट्रांजिशन सीरीज में काउंट नहीं करते, ठीक है। तो ये थोड़ी बहुत बात हो गई कि ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या होता है, उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। अब जरा सा बात कर लेते हैं। तो उसका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो अपन देख सकते हैं। इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सारे में आप देख सकते हो G1 सॉरी NS1 या 2, ठीक है, एंड N-1 D1 to 10, ठीक है। ये डी ब्लॉक के सारे के लिए मैंने बता दिया, सारे के लिए इंक्लूडिंग जिंक। बट हाँ जब ट्रांजिशन की बात करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि ट्रांजिशन के केस में हम D9 तक लेते हैं, D10 नहीं लेते हैं। अनिकेत बोल रहा है इसका कोई लॉजिक है क्या? अनिकेत देखो इसका लॉजिक ये है कि अगर डी फुलफिल्ड है तो वो ट्रांजिशन जैसा बिहेव क्यों नहीं करेगा, इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वही बस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, डी वाला इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में आएगा ही नहीं। और जब डी वाला इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में नहीं आएगा तो वो किस बात का ट्रांजिशन। एक और भी रीजन कि अगर उसका डी वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटरचेंजेबल नहीं है ऑर्बिटल्स के अंदर में, तो वो डी प्रॉपर्टी दिखाएगा नहीं। इसलिए नहीं दिखाएगा क्योंकि ना उसमें कलर आएगा, ना ही वो कॉम्प्लेक्स आसानी से बना पाएगा। ये भी मतलब कह सकते हो कि वन ऑफ द मेजर रीजन है जिस वजह से हम बोलते हैं कि भैया डी का फुलफिल्ड अगर है तो हम उसको ट्रांजिशन में काउंट नहीं करेंगे। अरे मेरे भाई डी टेन है तो बाहर कहीं दो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऑब्वियस है ना कि वो स्टेबल होगा, तभी तो वो बाहर कहीं दो पार्टिसिपेट करेगा। डी10 का मतलब क्या होता है, स्टेबल होना, ठीक है। चलो, तो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया हम क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, इनका ट्रांजिशन नाम क्यों है और इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है। चलो
अब बात है इनकी पोजीशन की, तो भैया इसका पोजीशन तो अपने को पता है, इसका पोजीशन कहाँ है, एस और पी के बीच में है। अगर ग्रुप वाइज बात करें तो ग्रुप वाइज हम बोल सकते हैं कि ग्रुप वाइज अगर हम बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि भैया ग्रुप 3 से लेके 12 तक जो है वो अपने पास डी वाले हैं। 3 से लेके 12 तक अपने पास कौन से हैं, डी सीरीज है। चलेगा, चलो। तो ये हो गई कुछ फर्जी कहानी डी के रिगार्डिंग, ठीक है। अब डी में अगर आप देखोगे तो मेनली आपको 3 पीरियड्स में डी दिखता है, मेनली, ठीक है। 3 पीरियड्स में डी दिखता है, ठीक है। वो कौन कौन से पीरियड है भैया, तो हमको दिखता है कौन कौन से पीरियड्स में डी दिखता है, मुझे फटाफट बता दो कहां कहां डी दिखता है भैया। पहले वाले में तो नहीं दिखता, दूसरे वाले में भी अपने को नहीं दिखता, तीसरे वाले में भी नहीं दिखता, लेकिन कहां से दिखता है, चौथे वाले से दिखता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि डी जो अपने को दिखता है वो कहां से दिखता है, मेनली फोर्थ पीरियड से दिखना स्टार्ट होता है, ठीक है। फोर्थ से दिखना स्टार्ट होता है। तो फोर्थ से जो दिखता है, दिस वन इज द फोर्थ पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ पीरियड। ये फोर फिफ्थ सिक्स और सेवेंथ पीरियड में मेनली डी के एलिमेंट्स रहते हैं। अब बात ये आती है कि इन एलिमेंट्स का कोई स्पेसिफिक मतलब किसी स्पेसिफिक नाम से या किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम इनको पहचान सकते क्या, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि जो फोर्थ पीरियड में जितने डी वाले आते हैं इन सभी को जो फर्स्ट डी की सीरीज है, बेसिकली फोर्थ में आया फर्स्ट डी की सीरीज है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, दिस वन इज अ 3D सीरीज। उसी तरह से सेकंड वाले को हम बोलते हैं 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। अब ऐसा आप बोलते क्यों है, तो ऐसा बोलने का सिंपल सा रीजन है यार, कुछ नहीं, वो फर्जी सी कहानी कि इसमें 3D भर रहा होता है तो हम बोलते हैं 3D सीरीज, इसमें 4D भरता है तो हम बोलते हैं 4D सीरीज, इसमें 5D भरता है तो हम बोलते हैं 5D, और इसमें 6D भरता है तो 6D। ये जो सीरीज है, इस सीरीज के बारे में हम लगभग ना के बराबर पढ़ते हैं, इसके बारे में हमें ज्यादा आज भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम मेनली जो फोकस रखते हैं वो यहाँ पे रखते हैं, ये अपना मेन सीरीज है। अगर डी की बात करें तो डी में भी अगर हम नीचे की बात करें, मतलब 5D और 6D के बारे में, तो हम आज उनके बारे में भी बहुत कुछ तो नहीं जानते, बट हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा बहुत जानते हैं। 4D के बारे में, सॉरी 3D के बारे में अच्छा खासा जानते हैं, जो कि अपने फोर्थ पीरियड में आता है। सेवन और सेवेंथ पीरियड के बारे में अपना लगभग लगभग नॉलेज ना के बराबर है, कम खत्म है, मतलब सेवेंथ वाले के बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते। तो ये अपने पास कहानी हो गई डी के इंट्रोडक्शन की, भैया डी होता क्या है, कहाँ मिलता है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। इतने में किसी को समस्या है तो अपनी समस्या प्रकट कर लो, अपन उस पर बात करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, डी क्या होता है, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कैसे पहचानेंगे, इसमें किसी को समस्या है तो उस पर बात कर लेंगे वरना आगे बढ़ेंगे। डन है, चलेगा, चलो ठीक है। सो अब अपन बात करते हैं, बोलता क्या है कि भैया स्कैंडियम का ग्राउंड स्टेट होता है, सॉरी उसका एटॉमिक नंबर होता है 21, ग्राउंड स्टेट में उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d1। तो बोलता क्या है कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट है लेकिन जिंक नहीं है, क्यों, क्योंकि भैया अगर आप बात करो स्कैंडियम की तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन है D1 और जिंक का है D10। D10 फुलफिल्ड या D0 नो, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, वैकेंट। तो वैकेंट और फुलफिल्ड ये दोनों ही डी में नहीं आते, 1 से लेकर 9 तक वाले डी में आते हैं। तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि इस वजह से अपने को बोल सकते हैं कि स्कैंडियम आएगा डी में आएगा, लेकिन जिंक जो है वो डी में नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि सिल्वर एटम हैज कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, 4d10 होता है इन इट्स ग्राउंड स्टेट। बोलता क्या है, आप इसको कैसे कह सकते हैं कि ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो अगर गौर फरमाओगे सिल्वर पे, तो सिल्वर का जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन आइडियली होना चाहिए था वो होना चाहिए था 5s2 एंड 4d9, ये होना चाहिए था। कैसे, क्योंकि भैया ये जस्ट कॉपर के नीचे में आ रहा होता है, कॉपर के नीचे वाला है, और कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन तो अपने को बचपन से रट्टा माराया गया है कि एटॉमिक नंबर 29 जो होता है वो D9 से क्या बन जाता है, D10 बन जाता है। क्यों, क्योंकि D10 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो सेम कहानी यहाँ सिल्वर में भी वैलिड है कि भैया ये D9 नहीं होके ये क्या करते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये क्या बन जाता है, D10 बन जाता है। बट हम एक्चुअल में अगर बात करें तो हम ये कह सकते थे ना कि भैया यहाँ जो D10 की बात कर रहे हो वो उसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वो स्टेबिलिटी पाने के लिए बनाया गया कॉन्फ़िगरेशन है, ना कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो वो बाद में बना है, बट उसका जो नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था वो होना चाहिए था D9 ना कि D10। इस वजह से हम बोल सकते हैं कि भैया अपने लिए सिल्वर जो है वो एक ट्रांजिशन एलिमेंट काउंट होगा।
जैसे कॉपर काउंट होता है वैसे सिल्वर भी काउंट होगा। कॉपर का भी कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते जरूर है D10, लेकिन एक्चुअल में उसका होना क्या चाहिए था, D9 होना चाहिए था। सोच के देखोगे तो कॉपर में याद आएगा कि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, Cu+2 दिखता है, और Cu+2 का मतलब क्या है कि उसका D वाला इलेक्ट्रॉन, जिसे तुम D समझते हैं हम, वो पार्टिसिपेट कर रहा है। एक्चुअल में वो D पार्टिसिपेट करता नहीं है, वो D वाला वापस S में आता है और तब जाकर रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। तो रीजन ये है कि भैया जब Cu+2 बन चुका है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो क्या हो गया, 3D9 हो गया। मतलब भैया कहाँ का 3D10, फुली फिल्ड थोड़ी है ये, फुली फिल्ड तो नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कहानी इसकी है वैसी ही कहानी इस भाई साहब की भी है। हाँ, ये अलग बात है कि सिल्वर का +2 स्टेबल नहीं होता, सिल्वर Ag+ बना के ही खुश रहता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। चलेगा। को हम क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, इसमें अपने को कोई समस्या नहीं है। और जिंक को क्यों नहीं बोलते हैं, स्कैंडियम को क्यों बोलते हैं। प्रत्युष बोल रहा है सर लेकिन उसका स्टेबल तो D10 में ही होता है, D9 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना वो कॉपर का। बिल्कुल, कॉपर का D9 एग्जिस्ट नहीं करता। अरे भाई देख, सिंपल से बात, मुझे इतना बता कि हम लिखते क्या उसका कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमें नहीं स्टेबिलिटी का ज्ञान, स्टेबिलिटी का परम ज्ञान हमको नहीं मिला होता तो हम उसका कॉन्फ़िगरेशन तो D9 ही लिखते। लेकिन स्टेबल होने के लिए उसने D10 कर लिया, तो उसका नेचुरल जो था वो नेचुरल D9 था या D10 था, D9 था। ठीक है, अब उसने D10 कर लिया क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता था। इस वजह से जिंक के साथ क्या कहानी है कि जिंक का ऑलरेडी D10 ही है, वो D10 ही है, उसको स्टेबल करने की जरूरत नहीं है। इस वजह से हम बोलते हैं कि भैया कॉपर जो है वो भाई साहब अपने पास क्या हो जाएंगे, ट्रांजिशन में काउंट होंगे, वो काउंट नहीं होगा। उल्टा भी इसको ऐसे बोल सकते हो कि जिंक का जो 10 इलेक्ट्रॉन है उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करता D10 का किसी भी चीज में, चाहे वो नॉर्मल रिएक्शन हो या कॉम्प्लेक्स हो, जल्दी पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन कॉपर का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो नालायक है, वो D10 होके भी पार्टिसिपेट करता है। एक्चुअल में तो D10 है ही नहीं, इसीलिए तो पार्टिसिपेट करता है। D10 होता तो करता ही नहीं वो तो एक्चुअल में क्या था, S वाला था, इसलिए वो पार्टिसिपेट करता है। तो हम बोल सकते हैं कि भैया वो अपने पास क्या हो गया, क्योंकि डी का इलेक्ट्रॉन वहां रिएक्ट कर रहा है, डी का इलेक्ट्रॉन वहां पार्टिसिपेशन ले रहा है रिएक्शन करने में, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। इस तरीके से बोल सकते हो कि अगर डी वहां पार्टिसिपेट किया तो ट्रांजिशन है। बट वो सिल्वर में लॉजिक नहीं लगा पाओगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो। क्योंकि सिल्वर का +1 ही स्टेबल होता है, तो वहां तो कोई बोल सकता है कि कहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है डी वाला इलेक्ट्रॉन। तो सेम फिर वहां पे आपको ये बताना पड़ेगा कि भैया सिल्वर का जो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था वो मतलब D9 होना चाहिए था, D10 हम उसको स्टेबिलिटी पाने के लिए बनाया है। तो स्टेबिलिटी पाने के लिए जो बना हुआ कॉन्फ़िगरेशन हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, हम जो एक्चुअल में उसका होना चाहिए था हम उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने पास कहानी, अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो, चॉइस तुम्हारी है, बस बेसिक जो फंडा है वो सेम एक ही है। ठीक है, तो ये अपने पास कहानी हो गई कि भैया क्या होते हैं और इनके कुछ कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, चलो अब आते हैं जो थोड़ी बहुत काम की चीज है, थोड़ी बहुत, ये तो बिल्कुल फर्जी थे। थोड़ी बहुत काम की चीज में जो सबसे पहला आता है दैट इज मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड ऐसा है, एक चीज पूरे डी ब्लॉक में जो आपको ध्यान रख के पूरे डी ब्लॉक में आपको ध्यान रख के चलना है। डी ब्लॉक की मैक्सिमम प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड करती है कि उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। मैक्सिमम प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में कितने हैं। ठीक है, अब मैंने ये मेल्टिंग पॉइंट के टाइम क्यों बोला, आगे में भी क्यों आएगा, कैसे आएगा, उस पर बात करते रहेंगे। मेल्टिंग पॉइंट पे बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हमको बचपन से एक चीज जरूर सिखाई गई थी कि ऊपर से नीचे आते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, जब हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं तो बोलते हैं वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ते हैं, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है। मेटल्स की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि भैया यहाँ मेल्टिंग पॉइंट इसलिए बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बात ये आती है कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रोल क्या है। तो देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का रोल ऐसे है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपका बढ़ेगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड बढ़ते जाएगा। इस वजह से जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, जब हम डी ब्लॉक की मैं बात करें, डी ब्लॉक के मेटल्स की बात करें, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, जब हम बात करते हैं कि भैया हम अपने पास इधर स्कैंडियम या टाइटेनियम से स्टार्ट करके अगर हम उधर कॉपर की तरफ जाते हैं, जिंक की तरफ जाते हैं, तो हमको देखने को क्या मिलता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पहले बढ़ता है, बाद में घट जाता है।
और जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ता है और बाद में घट जाता है, इस वजह से स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड का भी ट्रेंड ऐसा ही हो जाता है कि पहले मेटालिक बॉन्ड बढ़ता है फिर घटता है। अब ऑब्वियस है मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा फिर घटेगा, इसका मतलब क्या है, वहां मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगी और घटेगी। तो ये कहानी है डी ब्लॉक में पीरियड के लॉन्ग, कि पहले बढ़ता है घटता है, ये एक जनरल ट्रेंड है। ठीक है, अब उस जनरल ट्रेंड में कुछ एक्सेप्शंस आते हैं, वो अपने को सीधे ध्यान रख लेने के एक्सेप्शंस ये आते हैं। ठीक है, बाकी इस चीज को ध्यान दो। देखो, जैसे इधर हाफ नियम से अगर हम चल रहे हैं, इधर हाफ नियम से टंगस्टन पे गए, टंगस्टन से इधर हम आ जा रहे हैं नीचे साइड, तो हमें दिख रहा है कि भाई पहले क्या हुआ, बढ़ा है बाद में घटा है। रीजन सिंपल सा है, क्या रीजन है भाई, तो इसका रीजन ये है कि ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो हम बोल सकते हैं कि हमारा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा। मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो हम बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगी। तो मैं अपन यहाँ लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्ड, metallic bond and this is directly proportional to unpaired electron। ये unpaired electron पूरे ही डी ब्लॉक में कमाल करेगा, इस चीज ध्यान रखना। unpaired electron की वजह से मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है वो आ जाती है। ठीक है, प्रत्युष बोला है सेल ऐड हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है, वेंडर वॉल फोर्स फिर बढ़ जाता है एक्सेट्रा। अच्छा ठीक है, ठीक है, सेल बड़ा हो गया, साइज बड़ा हो गया इसलिए बढ़ गया। हो सकता है कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे होंगे कि सर हमें एक चीज पढ़ाई गई थी, कोई ऐसा सोच रहा है तो मुझे बताना कि सीजियम की मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होती है, उसको हम हाथ पे रखते हैं तो मेल्ट हो जाता है। आप तो यहाँ उल्टा बता रहे हैं कि ऊपर से नीचे आने पे मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, वहां तो कम हो गया था। सीजियम को हम बोलते हैं कि सीजियम तो मेटल, एक ऐसा मेटल है जिसको हाथ पे रखते ही मेल्ट हो जाता है, ऐसा क्यों? किसी ने पूछा नहीं है क्वेश्चन। अच्छा, अब जब मैंने बोला तो रितु बोले बिल्कुल सही बात है, हम ये सोच रहे थे पूछने के लिए। ठीक है, तो देखो समस्या क्या है डी ब्लॉक के साथ जो एस और पी में नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट नहीं, एक्सेप्शन एक्सेप्शन कुछ नहीं है यार, फर्जी बात है। ठीक है, देखो होता क्या है, ये थोड़ा सा लॉजिकली अगर समझो की बात करो तो इस ब्लॉक के साथ ऐसा है कि इस ब्लॉक में एक चीज पढ़ाई जाती थी बहुत पहले, बहुत मतलब शुरू शुरू में आपको पढ़ाया जाता था, दैट इज शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इस ब्लॉक में शील्डिंग इफेक्ट बहुत स्ट्रांग होने की वजह से उनका रेडियस बहुत बड़ा हो जाता है। इस ब्लॉक वाले का जो रेडियस है ना, वो रेडियस बहुत बड़ा होता है। अब बड़ा रेडियस होने के वजह से, ऐसे देखो इस चीज को समझो, ये थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो समझ में आ जाएगा कि बड़े रेडियस वाले अगर दो हैं, यहाँ पे अगर बड़े रेडियस वाले दो हैं, और अगर आप बात करोगे कि भैया इसका जो न्यूक्लियस है, इसके न्यूक्लियस से इसके इलेक्ट्रॉन के बीच का जो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन उतना अधिक नहीं रहेगा। मतलब अगर दो एटम है, मान लो दो सीजियम के एटम है, दोनों काफी बड़े बड़े हैं साइज में, तो इसका न्यूक्लियस और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन ना के बराबर रहेगा। या सिंपल अगर ऐसे तो दो एटम्स के बीच में जो फोर्स है वो वीक हो जाएगा। रीजन बिहाइंड कि इनके साइजेस क्या है, बड़े बड़े हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डी ब्लॉक में, तो डी ब्लॉक पे कहानी क्या होती है कि उस केस में इनके जो ये जो एटम्स हैं, इन एटम्स में होता क्या है कि इनमें सील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होती है। फील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होती है डी ब्लॉक के एफ ब्लॉक के, इस वजह से इनके जो साइज रेडियस जो बहुत छोटा हो जाता है। रेडियस छोटा है, बावजूद इसके इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा है, मतलब जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होने की वजह से ये जो दो एटम्स हैं, ये जो दो एटम्स हैं, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा काम कर रहा होता है। तो ये अट्रैक्शन दो मेन फैक्टर्स पे डिपेंड किया था। वो अट्रैक्शन किस किस बात पे डिपेंड किया था, तो पहला चीज कि उसमें जेड इफेक्टिव कितना है, ये डायरेक्ट डिपेंड किया, और इनवर्स डिपेंड किया रेडियस के ऊपर। इस केस में क्या हुआ था, इस केस में ये कम था और ये ज्यादा था इस ब्लॉक में, इसलिए ऊपर से नीचे आने पे मेल्टिंग पॉइंट कम हो गई थी, हमको देखने को मिला था। अगर याद करोगे तो ये भी याद आएगा कि पोटेशियम के पास ड्रास्टिक चेंज होता है, पोटेशियम के पास रीजन बिहाइंड कि पोटेशियम में एक सेल ऐड हो जाता है 3D, जिस वजह से उसका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए वहां ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। लेकिन डी वाले के साथ क्या है कि भैया डी वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनका सील्डिंग इफेक्ट बहुत कम होता है, तो रेडियस बहुत चिपक जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। बहुत छोटा रेडियस हो गया तो रेडियस छोटा, मास बहुत ज्यादा, वेंडर वॉल भी ज्यादा, क्योंकि अट्रैक्शन उनके बीच में ज्यादा। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रांग होने की वजह से हम बोल सकते हैं कि भैया इनकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गई, ज्यादा हो गई। चलेगा, लॉजिक्स है, ध्यान रख सकते हो, नहीं तो रट्टा मार जाओ। ठीक है,
तो ये अपने पास कहानी है कि क्यों भैया इस ब्लॉक वाले में हमें मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड थोड़ा अलग देखने को मिलता है और डी वाले में अलग देखने को मिलता है। तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट से राइट जाने में ऐसे और ऊपर से नीचे आने में सिंपली इंक्रीज होता है, काम खत्म। चलेगा। ये मेटालिक बॉन्ड वाली जो कहानी और इससे जो जो रिलेट करके मैंने चीजें बताई, इसको ध्यान रखना। बाकी इसमें कोई चीज जो समझ में नहीं आई तो फटाफट पूछ लो, अपन उस पर बात कर लेंगे। कोई ऐसी चीज जो इसमें समझ में नहीं आई उसको पूछ लो, अपन उस पर बात कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं वेट कर ले रहा हूँ, कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो। डन है। चलो ठीक है। तो ये अपने पास कहानी हो गई डी ब्लॉक में कि भैया मेल्टिंग पॉइंट कैसे चलता है। अब अपन बात करने वाले हैं एटॉमिक रेडियस की। अभी जस्ट मैंने एटॉमिक रेडियस आपको बता दिया, जस्ट अभी आपको बता दिया एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस किस पे डिपेंड करने वाला है? तो अपने को पता है कि भैया रेडियस की कहानी जो है वो डायरेक्टली डिपेंड होती है जेड इफेक्ट, सॉरी इनवर्सली डिपेंड करती है जेड इफेक्टिव पे। जेड इफेक्टिव जितना ज्यादा रेडियस उतना ही कम। ठीक है। ऑब्वियस है, अट्रैक्शन जितना ज्यादा रेडियस उतना कम। सिंपल सी कहानी, वही वही वाला लॉजिक है। ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि भैया लेफ्ट से राइट जब हम जा रहे हैं, और ये हमको बचपन से भी पता है, पहले से पता है, जनरल ट्रेंड है कि लेफ्ट से राइट अगर आप पीरियड में जाते हो तो रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो हमको यहाँ पे डी ब्लॉक में भी कुछ ऐसा एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलता। लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो रेडियस डिक्रीज होता है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि वहां जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होगा। लेकिन एक नोटिस करने वाली चीज क्या है यहाँ पे, वो नोटिस करने वाली चीज आपको यहाँ देखने को मिलती है, जो कि निकल से लेके और यहाँ जिंक के बीच में देखने को मिलता है। निकल से लेके जिंक के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है। अब क्या देखने को मिलता है, निकल से जिंक के बीच में हमें रेडियस थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए दिखता है। मतलब ऐसा है ना, ये क्यूपेल टाइप, देखो ऐसे डिक्रीज हुआ ठीक है, लेकिन लास्ट में थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगभग खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं। अच्छा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगभग खत्म होने की कगार पे आ गए हैं, तो इनकी जो पैकिंग होगी वो पैकिंग क्या पड़ने लगेगी, वीक पड़ने लगेगी। पैकिंग इनकी वीक पड़ने लगेगी, मतलब जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है वो थोड़े एक्सपैंड हो जाएंगे, थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। और जब बाहर के इलेक्ट्रॉन थोड़े से एक्सपैंड हो जाएंगे तो रेडियस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वन ऑफ द रीजन है। रीजन नहीं भी ध्यान रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है अपन डिस्कस कर लेते हैं उस पर। इस वजह से जो लास्ट वाले जो है, मतलब कॉपर और जिंक के टाइम में रेडियस थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। इसको एज ए एक्सेप्शन चाहो तो याद रख लो, एज अ लॉजिक लगा के याद रखना चाहो तो याद रख लो। तो इसको इस चीज ऐसे याद रखना है कि भैया जब हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो रेडियस क्या होता है, डिक्रीज होता है। लेकिन लेकिन समस्या क्या है कि कॉपर और जिंक के कहानी में हमको जिंक का जो रेडियस है वो बड़ा दिखता है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा गया, तो इस चीज को ध्यान रखना कि कॉपर और जिंक में जिंक का रेडियस बड़ा होता है। मतलब ऐसा नहीं है, ये एक स्टेटमेंट दिया गया था कि क्या पूरे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाने पे रेडियस डिक्रीज होता है, ये बात बिल्कुल सही है क्या? तो नहीं, ये बात दो जगह गलत साबित होती है। एक, जब हम बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लास्ट वालों के, ठीक है, जैसे जिंक और कॉपर हो गया, उनके बारे में बात करते हैं तो ये गलत साबित होता है, या सिल्वर कैडमियम हो गया। तो एक जगह और भी ये गलत साबित होता है जब हम बात करते हैं हेलोजेंस और नोबल गैसेस की। हेलोजन और नोबल गैसेस में नोबल गैसेस का रेडियस बड़ा होता है, हेलोजन का छोटा होता है। वहां रीजन क्या होता है कि हेलोजन का हम निकालते हैं कोवेलेंट रेडियस, लेकिन हेलोजन का हम, क्या उल्टा बोल दिया, हाँ, हेलोजन का निकालते हैं अपन, हेलोजन का अपन निकालते हैं वेंडरवॉल रेडियस। लेकिन क्या बोल रहा है, हाँ सॉरी माय बैड, हाँ ठीक है, हेलोजन का निकालते हैं कोवेलेंट रेडियस और नोबल गैसेस का निकालते हैं वेंडरवॉल रेडियस। तो हेलोजन का जो कोवेलेंट रेडियस होता है, कोवेलेंट रेडियस यूजुअली छोटे होते हैं और वेंडरवॉल रेडियस बड़ा होता है। इस वजह से हम बोलते हैं कि 17th ग्रुप और 18th ग्रुप में 18 का रेडियस बड़ा, 17 का छोटा। सेम कहानी पहले देखने को मिलता है कि भैया 12वां का रेडियस बड़ा लेकिन 11वां का छोटा। रीजन आपके सामने। कोई ऐसा जो इसमें कहना चाहता है, कोई समस्या है किसी को? किसी को इसमें समस्या है तो फटाफट बता दो कि भैया समस्या कहना चाहता है, रेडियस की कहानी क्लियर है। ठीक है। बस इतना सा बोला हूँ बेटा। अच्छा, हेलोजन वाला क्या बोला? हेलोजन वाला इतना बोला कि 17th ग्रुप और 18th ग्रुप में जब कंपैरिजन करते हैं तो 18th ग्रुप वाले का रेडियस बड़ा होता है बट 17th वाले का छोटा होता है।
हमें बचपन से पढ़ाया जाता था कि लेफ्ट से राइट जाओगे तो रेडियस क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर रेडियस डिक्रीज होता है, बट 17 से 18 में क्या हो गया था, इंक्रीज हो गया था। रीजन क्या था वहां पे, कि हम हेलोजन में निकालते हैं कोवेलेंट रेडियस, लेकिन जब हम बात करते हैं नोबल गैसेस की तो वहां निकालते हैं वेंडरवॉल, और वेंडरवॉल रेडियस जो होता है वो कोवेलेंट रेडियस से बड़ा होता है, इस वजह से। ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे स्टेबिलिटी की वजह से। क्यों, कैसी स्टेबिलिटी, तो भैया यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, फोर्स वीक पड़ चुका है, फोर्स वीक पड़ गया तो रेडियस बड़ा हो गया। नहीं भी ध्यान रहेगा तो दिक्कत नहीं है, सीधे ध्यान रखना, कभी लॉजिक पे क्वेश्चन, इसके रीजन पे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं पूछा जाता है। तो ये कहानी है रेडियस की। दूसरी चीज जो यहाँ नोटिसेबल थिंग है वो है इंपॉर्टेंट। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर देखोगे तो ये 3D सीरीज जो ये ब्लू वाली, सॉरी ये 4D सीरीज जो ये ब्लू वाली है, और ये 5D सीरीज जो रेड वाली है, इसके बीच में रेडियस गैप बहुत छोटा है। मतलब अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा गौर फरमाओगे तो आपको दिखेगा क्या कि इटेरियम और लैंथेनम का रेडियस गैप बहुत छोटा है। अगर इधर देखोगे कैडमियम और मरकरी तो लगभग पास पास ही आ चुके हैं, दोनों का रेडियस बराबर ही हो गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने को एक बचपन से चीज सिखाई गई थी, दैट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से 5D का जो एक्सपेक्टेड रेडियस था कि बहुत बड़ा देखने को मिलेगा, वो नहीं मिलता, वो छोटा हो जाता है। रीजन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? तो वीक सील्डिंग इफेक्ट ऑफ एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक वाले, एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन जो है उनका सील्डिंग इफेक्ट वीक होता है, जिस वजह से वो रेडियस क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ये सेम लॉजिक अपन पी में भी थोड़ा बहुत लगाते थे, और सेम लॉजिक यहाँ भी लगता है। कुछ नहीं, सीधे ध्यान रखो, सील्डिंग इफेक्ट कमजोर पड़ा, सारा खेल खराब हो गया। तो यही कहानी है जिस वजह से 3D और सॉरी 4D और 5D सीरीज का रेडियस जो है, रेडियस ऑफ 4D एंड 5D सीरीज, 4D एंड 5D, ये लगभग कॉम्पेरेबल होते हैं, आसपास में होते हैं। 4D और 5D लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं भैया? रीजन क्लियर है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या वर्क कर रहा होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वर्क करता है, जिस वजह से रेडियस क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों वर्क करता है? क्योंकि सील्डिंग इफेक्ट एफ की वीक होती है। अपन लिख लेते हैं, बहुत पढ़ भी चुके हैं। सील्डिंग इफेक्ट एफ की सील्डिंग इफेक्ट वीक होती है, इफेक्ट वीक होती है। ठीक है, जिस वजह से ये कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। यहां तक किसी को समस्या? सीयू और जेडन का कॉज बता दिए, क्यों बड़ा रेडियस होता है। रितु, सीयू और जेडन में सेम कहानी है बेटा, मैंने बताया, अभी फिर से बता रहा हूँ, ध्यान दो। सीयू और जेडन की कहानी ऐसी है कि जिंक के केस में स्टेबिलिटी है, डी भरा हुआ है, स्टेबल है वो, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है उसमें। लेकिन कॉपर में अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, थोड़ा स्ट्रांग होगा, तो उसका रेडियस क्या होगा, तो थोड़ा कॉम्प्रेस हो जाएगा, चिपक चिपक कर रहेंगे वो। लेकिन जिंक में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वीक होगा, तो थोड़े दूर दूर रहेंगे। ऐसे भी सोच के देखो ना, जिंक थोड़ा सॉफ्ट होता है, कॉपर थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा स्ट्रांग होता है, सेम रीजन। ठीक है, चलेगा? कोई ऐसा जिसको इस पूरी कहानी में समस्या है, रेडियस और मेल्टिंग पॉइंट से लेकर समस्या है, तो फटाफट बता दो। डन है? बड़े आगे, चलो। अरे बोल लो, कोई ऐसा जिसको समस्या है इसमें तो। चलो, नो समस्या, क्या बात है। चलो, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं जरा सा इनके, एक मिनट रुकिए, हाँ, जरा सा इनके आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में, कि भैया इनको, सॉरी, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के बारे में, कि भैया इनके इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की क्या कहानी है। देखो, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट की कहानी बिल्कुल एक जैसी है। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या है, आपको गर्म करना है, गैस बना लेना है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हो गया। गर्म करके गैस बनाने में जो एनर्जी दी है, वो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। अब मुझे ये बताओ कि सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो आसानी से गैस बनेगा? नहीं बनेगा। क्या फर्जी कहानी है? तो बिल्कुल, मतलब ऐसे सोच सकता है, अच्छा सॉलिड है, गैस आसानी से नहीं बनेगा, मतलब इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो बेसिकली हम कह सकते हैं ये फर्जी सी कहानी, कि डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन जो है, डेल्टा एच ऑफ एटमाइजेशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी मेल्टिंग पॉइंट से। क्यों? मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो उसको गैसियस गैसियस फेज में ले जाना सबसे मुश्किल काम, गैसियस फेज में ले जाना मुश्किल काम, मतलब उसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है। तो यहाँ पे भी जो आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा वो सेम देखने को मिलेगा जो मेल्टिंग पॉइंट में दिखा था, पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा।
यही कहानी है जो पिछले केस में थी, जो अभी भी वैलिड है। सारा कहानी उसी के आसपास घूमने वाला है। कोई ऐसा है जिसको एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में समस्या है तो फटाफट पूछ लो। डन है। चलो, अब बोलता क्या है कि भैया ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा क्यों होती है। अबे ज्यादा क्यों होगी, क्योंकि उनका मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है तो मेल्ट करना मुश्किल है, मेल्ट करना मुश्किल है तो भैया जब मेल्ट होकर लिक्विड नहीं बनेगा तो लिक्विड से गैस तो बनाना दूर की बात है। तो सिंपल सी कहानी है कि चूंकि उसका बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है, मेटालिक बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इस वजह से उनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन जो है बहुत ज्यादा होता है। अलग अलग तरीके से बोल सकते हो कि भैया एटम्स के बीच में फोर्स बहुत ज्यादा है, फोर्स बहुत ज्यादा है तभी तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा था। तो तरीका अपना जो लगाना है लगा सकते हो, बट बेसिक फंडा जो यही है कि भैया वहां पे मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग है, जिस वजह से एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज्यादा होता है। हम उसको एटमाइज करने जाएंगे, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। चलेगा? कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है कि भैया एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन समझ में नहीं आया, ये भारी भरकम से वर्ड में हमको समस्या है, कोई ऐसा लग रहा है बहुत भारी सा वर्ड है। डन है? अच्छा, वो तो नहीं है फिलहाल। प्रत्युष सच में मतलब कीबोर्ड लेके बैठता है बेटा? सच सच बताइए तो। यार फोन में ऐसे कैसे, मतलब ऐसे ऐसे करके बात करते हो तो ऐसे ऐसे टाइप करते रहता है, करता क्या है? मैं तो सोच रहा हूँ एक दिन क्लास देखूं, कैसे प्रत्युष क्लास लेता है, फिर बात करेंगे। चलो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब अपन बात करते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की कहानी कैसी है। अच्छा एक बात बताओ, सिंपल से एकदम, बहुत 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 सिंपल सी लॉजिक। कोई भी एलिमेंट आसानी से किसी को रिड्यूस कब करेगा? कोई भी एलिमेंट आसानी से रिड्यूस किसी को कब करेगा? जब वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे। चलेगा? जब वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे। बहुत बहुत एकदम जनरल सोचो यार, अपने को मतलब ज्यादा ये रट्टा नहीं मारना, थोड़ा भी लॉजिक लगाओगे तो क्लियर रहेगा। कोई किसी को रिड्यूस कब आसानी से करेगा? जब वो अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से दे दे। अच्छा, जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन देगा वो दूसरे को आसानी से रिड्यूस करेगा, मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री याद करो, मोर निगेटिव होगा। लिथियम का बहुत निगेटिव होता था, क्यों? क्योंकि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो जो आसानी से इलेक्ट्रॉन जो दानवीर होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव होगा, मैक्सिमम निगेटिव होगा। मैक्सिमम निगेटिव का मतलब क्या है? निगेटिव में बड़ा मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा भैया, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव साइड जाएगा, या निगेटिव में छोटा होगा, ऐसे कह सकते हो। अब हम बात करें कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, मुझे एक बात बताओ, लेफ्ट से राइट जाने पे जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है न्यूक्लियस से, वो न्यूक्लियस के पास आ रहा है या दूर जा रहा है? बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है पास आ रहा है। ठीक है? जब वो इलेक्ट्रॉन एक मिनट। हाँ, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन की कहानी क्या है कि जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो आपका रेडियस क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, रेडियस आपका छोटा होते जा रहा है। ठीक है? रेडियस छोटा होते जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आते जा रहा है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आते जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास है। निकालना उसको मुश्किल है, मतलब वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, इसकी टेंडेंसी क्या हो रही है? कम हो रही है। अपना इलेक्ट्रॉन दान करेगा, इसकी टेंडेंसी कम होते जा रही है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, वो निगेटिव से किसकी तरफ जाने लगेगा? पॉजिटिव की तरफ जाने लगेगा। ये ट्रेंड समझ में आया कि वो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्यों जाएगा? मोर निगेटिव से, ऐसे बोलो कि मोर निगेटिव से लेस निगेटिव की तरफ आएगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी को लूज करते जा रहा है। ये क्लियर है? कितनों को समझ में नहीं आया जो मैंने बोला? जो जनरल ट्रेंड बताया कि लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी कम होते जाएगी। चलो, तो रजिया बोल रही है पता नहीं क्या ही ये आदमी बोल रहा है। हाँ रजिया, ऑडियो ऑन करो बेटा। रजिया। हाँ बोली। हाँ, हाँ बोलिए। ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन कोई आसानी से लूज करेगा तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव में बड़ा होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए? पता नहीं।
नहीं पता, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तो याद ही नहीं, पता नहीं, पढ़ा लिया उसको हमने, शरबत बनाया और पी लिया, है ना बेटा। चलो देखो, अगर कोई एलिमेंट याद करो, चलो कुछ नहीं, छोड़ो यार, सब छोड़ो, मुझे इतना बता दो कि जब रिडक्शन पोटेंशियल का टेबल देखे तो इतना तो याद होगा ना कि उसमें अबे तू हट जाना यहाँ से, 1 मिनट रुक जा। हाँ, तो रिडक्शन पोटेंशियल के टेबल में एक चीज तो याद होगा कम से कम, कि लिथियम को हम सबसे याद, मतलब जैसे लिखो, कुछ लोग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लिखते हैं, याद करोगे लिथियम सबसे निगेटिव होता था, ये याद है? सबसे निगेटिव होता था, ये याद है नहीं, ये बताओ मेरे को, ये याद है? चलो, लिथियम का सबसे निगेटिव होता था, मतलब वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता था कि नहीं करता था? कर देता था, तभी तो सबसे नेगेटिव था। हमको पता है कि लिथियम आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ठीक है, ये हमको पता है, तो इसलिए उसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सबसे नेगेटिव था। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव, सबसे ज्यादा नेगेटिव का मतलब समझ लो, जो लोग नहीं समझ रहे हो, मैं -4 और -5 के बीच में कंपैरिजन करूं तो मैं -5 को बोलूंगा मोर नेगेटिव, -4 को बोलूंगा लेस नेगेटिव। मैग्नीट्यूड वाइज भले -5 बड़ा है, -4 छोटा है, -4 छोटा है, लेकिन मैं मोर नेगेटिव का मतलब हुआ -5, लेस नेगेटिव का मतलब हुआ प्लस -4, ठीक है। अब अगर 1 मिनट रुक जाओ, कौन, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसका ज्यादा नेगेटिव होगा। अब कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? भैया वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा जिसका इलेक्ट्रॉन दूर हो सेंटर से। जिसका पास होगा वो कैसे लूज करेगा भैया, वो तो जाने नहीं देगा। सेंटर से दूर किसका है? डी ब्लॉक में स्टार्ट वालों का, एंड वालों का तो भैया पास में न्यूक्लियस के। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि रिडक्शन पोटेंशियल इसीलिए लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो मोर निगेटिव से किसकी तरफ आता है? लेस निगेटिव की तरफ। ऐसे बोल लो, मोर निगेटिव से जीरो की तरफ आता है। दूसरे लैंग्वेज में एग्जांपल के लिए बोल दूं तो -5 से -4, -4 से -3, -3 से -2, फिर 1, फिर 2, मतलब इस ट्रेंड में जाता है। अगर नंबर लाइन में बात करो तो लेफ्ट से राइट जाता है। यही चीज मैं बता रहा था। अभी भी कोई ऐसा जिसको ये मोर निगेटिव या ट्रेंड का जो जनरल तरीका वो समझ में नहीं आया? चलेगा। चलो, तो ये आपके पास कहानी हो गई जनरल ट्रेंड, क्योंकि जनरल ट्रेंड क्या रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होते जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल इंक्रीज होते जाएगा। अगर हम साइन के साथ कंसीडर करें तो, साइन के साथ, या नेगेटिव में बोले तो मोर नेगेटिव से लेस नेगेटिव होते जाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, जनरल ट्रेंड है। इस पूरे कहानी में एक जो पंगा होता है वो पंगा आता है कॉपर के पास। ये एकदम बिल्कुल रट्टा मार के रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, बाकी सबके निगेटिव होता है। इवन जिंक का भी बाद में निगेटिव हो जाता है, लेकिन कॉपर का पॉजिटिव होता है। ये पूरा 3D सीरीज में इकलौता है ऐसा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, कॉपर का इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल यहाँ पे पॉजिटिव होने का जो रीजन है वो ये है कि भैया यहाँ पे अगर आप जरा सा गौर फरमाइएगा तो आपको दिखेगा क्या, कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निगेटिव का मतलब, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल अगर आप देखोगे तो इसका मतलब बेसिकली होता है कि कॉपर क्या H+ को रिड्यूस कर दे रहा है क्या? तो हमें बचपन से सिखाया गया है कि कॉपर जल्दी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, मतलब H+ को रिड्यूस नहीं कर पाता, H+ को रिड्यूस नहीं कर पाता, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है। ठीक है। अब बात आती है कि भैया वही चीज कि क्यों नहीं रिड्यूस कर पाता, क्यों पॉजिटिव हो रहा है? तो इसका जो रीजन है वो मेनली इस तरीके से है कि कॉपर के साथ कहानी ऐसी है कि कॉपर के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन, एक था जो S1 में, और जो लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन था वो D10 में था। पहला इसका इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान है, यहां से S1 से ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। लेकिन जब D10 से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की हम कोशिश करते हैं तो वो निकालना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब S1 से S0 तो आसानी से हो जाता है, लेकिन D10 से D9 आसानी से नहीं होता, डी का इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलना चाहता। और इस वजह से हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ये जो एनर्जी होती है ना, बहुत ज्यादा होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है सेकंड वाली खास करके, वो बहुत ज्यादा होती है। ये आयोनाइजेशन एनर्जी 1 और 2, एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे। ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो 2 है, ये I1 है, ये I2 है, ठीक है। तो I2 जो है बेसिकली ये बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा होने के वजह से इतनी अधिक बढ़ जाती है कि कॉपर +2
इसको जब हम हाइड्रेट करते हैं, इसको जो हाइड्रेशन होता है, इसके हाइड्रेशन में भी जो एनर्जी रिलीज होती है, जो इसके डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन जो होता है, उसमें भी जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती कि इस I2 और I1 के सम को कंपनसेट कर पाए। ऐसे समझ लो कि जब वो हाइड्रेट हुआ तो उसने 100 जूल एनर्जी दी, -100 जूल मान लो दी उसने, लेकिन जब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो मान लो पहले वाले में देना पड़ा मुझे 40 जूल और दूसरे वाले में मुझे देना पड़ गया 80 जूल। तो ओवरऑल जो एनर्जी है वो मुझे 20 जूल देना पड़ गया, ना कि मुझे मिला, देना पड़ गया। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर आप 2 निकालना चाहते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ी, और जब एनर्जी देनी पड़ी तो हम बोल दिए कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि वो आसानी से अपने से इलेक्ट्रॉन नहीं देने गया था, हमको देना पड़ा था एनर्जी, तब जाकर वो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था। ये रीजन है जिस वजह से इसका हाइड्रेशन, चूंकि इसका हाइड्रेशन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कम होता है और आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, जिस वजह से हम बोलते हैं कि भैया कॉपर का जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि उसका हाइड्रेशन एनर्जी कम है और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। लेकिन एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भैया Cu प्लस से तो Cu+2 बड़े आसानी से बन जाता है, ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए क्योंकि Cu प्लस से Cu+2 जब बनाने जा रहे हो तो आपको 80 जूल देना है। Cu प्लस से Cu+2 मतलब 80 जूल, आपको D10 वाला ही इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, S तो निकल चुका है, तो आपको 80 जूल देना है। लेकिन Cu+2 जब हाइड्रेट होगा तो 100 जूल वो दे देगा, मतलब 100 जूल देगा और 80 जूल आपने उसको दिया है, मतलब ओवरऑल आप प्रॉफिट में हो 20 जूल के, आपको 20 जूल एनर्जी मिल रही है। तो इसलिए इस वजह से हम बोलते हैं कि Cu+ जो है Cu+2 में आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन Cu से Cu+2, Cu से Cu+2 जरा मुश्किल काम है। Cu से Cu+2 जो है वो आसानी से कन्वर्जन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, जबकि यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। बस इस चीज को ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं ध्यान हो तो इतना ध्यान रखना कि हाइड्रेशन एनर्जी कम है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, सारा खेल इस पे डिपेंड कर गया। चलेगा? कोई ऐसा है जिसको ये पूरी कहानी समझ में नहीं आई कि कॉपर में ऐसा हुआ क्यों, कॉपर ने ऐसा नालायकपंथी क्यों दिखाया? डन है? बड़े आगे? मतलब थोड़ा मैं मान सकता हूँ कि थोड़ा इसका लॉजिक अच्छा है, चाहो तो रट्टा मार लो यार, रट्टा मार के ध्यान रख सकते हो, चाहो तो लॉजिक मैंने आपको बता दिया, उसमें कोई समस्या अपने को नहीं है। ठीक है, चलो अपन आगे बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है कि भैया कॉपर का तो पॉजिटिव होता है, और बोलता है अच्छा देखो, इसने हिंट भी देगा, अच्छे लोग हैं यार, ये बहुत अच्छे लोग हैं, देखो एनसीईआरटी वालों ने हिंट भी दिया है कि कंसिडर इट्स, ये क्या है, एच इज द आयोनाइजेशन एनर्जी एंड दिस इज द हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, कि इसको आयोनाइज करने में कितना लगा और इसको हाइड्रेट करने में कितना लगा, तो उसका कंसिडर करके आपको बताना है कि इसका पॉजिटिव क्यों है। सेम रीजन हमको पता है कि ये बड़ा है और ये छोटा है, मैग्नीट्यूड वाइज ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, अपने को पता है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन एक आता है कि भैया Cr+2 और Mn+3 जो है, Cr+2 रिड्यूसिंग एजेंट बट Mn+3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इसको सीधे ध्यान रखना कि Cr+3 इस केस में Cr+3 जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और Mn+3 वाले केस में हमको पता है कि Mn+2 जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। Mn+2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है और यहाँ Cr+3 की। अब Cr+2 से +3 जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज, और Mn+3 से Mn+2 आएगा तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मतलब ये कैसे वर्क कर रहा है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इस वजह से हम बोलते हैं कि Cr+2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट बट Mn+3 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि दोनों का ही कन्फिग्रेशन D4 होता है। लिख के देखोगे तो D4 होता है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि D4 होता है तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन लूज कर दिया तो लूज कर देने के बाद इसका कन्फिग्रेशन तो D3 हो गया, और इसका तो समझ में आता है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करके D5 हो गया होगा, तो D5 स्टेबल कन्फिग्रेशन है, समझ में आ गया। बट ये D3 में कैसे हो गया? तो इसका जो लॉजिक आता है वो आता है आपके कोऑर्डिनेशन का एक कॉन्सेप्ट है, दैट इज T2G ऑर्बिटल का यूज करके। अब इस पे अपन डिस्कस नहीं करें, इसको मैं फिलहाल के लिए छोड़ दे रहा हूँ कि T2G ऑर्बिटल का यूज करने की वजह से D3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। कैसे होती है जब अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन तो उस समय डिस्कस कर लेंगे। बाकी फिलहाल के लिए इतना ध्यान रखो कि क्रोमियम के लिए D3 ज्यादा स्टेबल, जबकि मैग्नीज के लिए D5 ज्यादा स्टेबल। चलेगा? कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या है कि भैया D5 D3 कैसे ज्यादा स्टेबल कैसे कम स्टेबल, ये समझ में नहीं आया अपने को? डन है? कोई ऐसा जिसको इसमें समस्या, भाई बता दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं।
जनरल ऑक्सीडेशन नंबर की। अब देखो जनरल ऑक्सीडेशन नंबर में अपन जब बात करते हैं तो आपको क्या चीजें ध्यान रखनी है वो सीधे ध्यान रखो, इन सबको रट्टा नहीं मार सकते, इतना सारा नहीं याद हो सकता। तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान रखना है कि एफी से आगे, एफी से आगे जो जनरल इनका स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +2। और भी होते हैं, जैसे एफी का +3 भी स्टेबल होता है, सीओ का +3 भी होता है, बट +2 स्टेबल होता है, जनरली याद रखो। ठीक है, मतलब सिंपल सा कह लो कि देखो 5 5 का यहाँ डिवाइड कर लो, 5 का पोर्शन, यहाँ इधर से यहाँ तक 5 हो गए और यहाँ से लेके यहाँ तक 5 हो गए। तो जो स्टार्ट के 5 है उसकी बात नहीं कर रहा, जो लास्ट के 5 है उसमें +2 स्टेबल होता है। सिंपल ध्यान रखो, जो स्टार्ट के 5 है उसमें कौन सा स्टेबल होता है, तो उसमें उसका जो ग्रुप, हाँ उसमें जो उसका ग्रुप नंबर है वही ऑक्सीडेशन नंबर उसका सिंपली स्टेबल होता है, जो उसका ग्रुप नंबर है। अब बात कर ले जरा कैसे। स्कैंडियम का ग्रुप नंबर होता है 3, स्टेबिलिटी किसकी है +3 की, टाइटेनियम का 4 +4, वेनेडियम का 5 +5, क्रोमियम का 6 +6। तो स्टार्ट के जो 5 हैं उनमें कौन सा स्टेबल होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ग्रुप नंबर जो है, ग्रुप नंबर जो है वो सिंपली स्टेबल होता है, ग्रुप नंबर वाला जो होता है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है, और अगर लास्ट वाले की बात करें, मतलब ये कहां तक होगा, मैग्नीज तक, आयरन से लेके जिंक तक की बात करें तो हम यहां बोल सकते हैं सिंपली +2 इज स्टेबल, काम खत्म। तो इस चीज को ध्यान रखना कि स्टार्ट के 5 में उसका ग्रुप नंबर जो भी है वही स्टेबिलिटी होता है, मतलब ग्रुप नंबर 7 तक, 7 इज द मैग्नीज, ग्रुप नंबर 7 तक उसी का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वही स्टेबल होता है। 1 से 7 तक ऐसे भी सोच के रख सकते हो यार, पहले दूसरे में भी तो सेम कहानी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर पहले का क्या होता है 1, दूसरे का 2, तीसरे का 3, चौथे का 4, पांचवे का 5, छठे का 6, सातवें का 7। ऐसे सिंपल ध्यान रख सकते हो, इस वाले में भी तो 1 2 वही होता है। तो 1 से 7 तक आंख बंद करके याद रखो कि उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। 7 से आगे जब बात करते हैं तो 7 से आगे की कहानी क्या होती है, तो बस याद रख लो 2 होता है। 7 से लेके 12 तक की कहानी क्या होता है, +2 स्टेबल होता है, खेल खत्म। मतलब 7 से आगे मतलब 8 से लेके 12 तक की कहानी चलेगा। कोई ऐसा जिसको यहां तक में समस्या हो, चलेगा, बोल लो, हाँ बोल लो, ना बोल लो, कुछ तो बोल लो। ठीक है, तो ये हो गया जनरल ऑक्सीडेशन नंबर जो स्टेबिलिटी होता है। अब बात आती है कि भैया इनके जो इन ऑक्सीडेशन नंबर्स के साथ जो कंपाउंड बनते हैं उसके क्या उसका मतलब कैसा सीन है, कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं। तो आप दो चीजें ध्यान में रखो, दो चीजें हमेशा, कि कभी भी कोई कंपाउंड, ये जनरल रूल है, जनरल रूल। ठीक है, कभी भी कोई कंपाउंड जो बनता है विद हाई, कोई एलिमेंट हो, वो जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर वाला जो भी एलिमेंट अपने को दिखेगा जिसका ऑक्सीडेशन नंबर हायर होता है, वो यूजुअली अपने को देखने को मिलता है तब जब वो बॉन्डेड होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। ठीक है, हायर ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ ही देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो सबसे पहले है फ्लोरीन, फिर कौन है ऑक्सीजन, फिर कौन है नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन ही दो ऐसे हैं, हम कह सकते हो मेनली, जिसके साथ हायर ऑक्सीडेशन नंबर देखने को मिलता है, मतलब 7 6 5 इस तरह का ऑक्सीडेशन नंबर कब देखने को मिलेंगे, जब यूजुअली या तो फ्लोरीन कंपाउंड बनाया या ऑक्सीजन बनाया, कोई दूसरा क्लोरीन बनाएगा, आयोडीन बनाएगा, सल्फर बनाएगा, तो उस केस में आपको हायर ऑक्सीडेशन नंबर देखने को नहीं मिलता। जरा यहाँ नीचे वाले टेबल में गौर फरमाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो बड़े बड़े ऑक्सीडेशन नंबर हैं, जैसे देखो यहाँ CrF6, MnF4, ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े वाले ऑक्सीडेशन नंबर हैं, VF5, ये बड़े बड़े वाले जो ऑक्सीडेशन नंबर है यूजुअली या तो फ्लोरीन बनाता है या फिर ऑक्सीजन बनाता है। ये बेसिकली हैलोजेंस के साथ है, तो हैलोजन के साथ हमें दिखता है कि फ्लोरीन बनाता है। बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ भी, यहाँ ध्यान दोगे तो Mn2O7, यहाँ +7 है Mn का। वो वेनेडियम का बात करो तो V2O5 +5 है। ठीक है, टाइटेनियम का बात करो तो Ti2O3। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है अपने पास 3, सॉरी, यहाँ पे TiO2 +4 है TiO2 में। तो जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर यूजुअली देखने को मिलता है वो दो ही एलिमेंट्स के साथ देखने को मिलते हैं, या तो मेनली फ्लोरीन या तो ऑक्सीजन। अब जब ये ऑक्साइड्स की बात होती है तो कुछ ऑक्साइड्स के आपको फॉर्मूले रट्टा मार के रखने होते हैं। ठीक है, जिनको रट्टा मारना है मैं उनको यहाँ पे कलर कर दे रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, सबके कौन कौन से आपको ध्यान रखने हैं, जो आपको याद रहने चाहिए, ये दोनों,
ठीक है, कुछ नहीं है। +2 सेम कहानी वैसे ही है। प्लस जिसको लॉजिक याद है वो सोच सकता है, +2 वाले लास्ट के जो 5 हैं उसमें +2 वाले के साथ ऑक्सीजन को बनाओ, और स्टार्ट के जो 5 हैं उसमें उसके ग्रुप वाला बैलेंस ही मान लो, उसके साथ जो भी ऑक्सीजन का कंपाउंड बनेगा वो बना लो। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो मैग्नीज का कौन सा था, मैग्नीज का हमको पता है कि मैग्नीज का कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर था, +7 जो स्टेबल था। ऑक्सीजन का -2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, अपने पास क्या बन गया, अपने को दिख रहा है कि Mn2O7 चलेगा। ठीक है, तो ये अपने पास कहानी है कि भैया किस तरीके से इनके जनरल ऑक्सीडेशन नंबर और किस तरह के जो इनके मेन कंपाउंड है उसको हम ध्यान रख सकते हैं। सुरुचि बोलिए, सुरुचि क्या बोलिए बच्चा, थैलियम का क्या बोल रही है? ये बोल रही है TLX4। हाँ, बोलो क्या समस्या है इसमें? TLX4 की समस्या देखो, TLX4 को ध्यान दो ना, ये एक्स देखो, अब ये +4 वाला है, +4 वाला जनरली कौन बनाना चाहता है? देखो +4 वाला जनरली जो है वो बनाना चाहता है फ्लोरीन के साथ में। तो देखो यहाँ पे दिया है ना, एक्स के साथ ये फ्लोरीन है, की मतलब आपको ऐसे ध्यान रख सकते हो, ठीक है, फ्लोरीन है या X2 का मतलब देखो। अब ऐसा भी देखो, ये क्या चीज है ना, कोई दूसरा भी टेबल एनसीईआरटी में, अच्छा एनसीईआरटी में दूसरा टेबल दिया है ऐसा बोल रहे हो क्या? ठीक है यार, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जनरल बता रहा हूँ, इसके लिए परेशान नहीं होना। मतलब इसको तुम रट्टा नहीं मार सकते, ये सारे फ्लोराइड ऑक्साइड्स ये रट्टा मारने के लिए कभी नहीं है। रट्टा मारोगे तो परेशान हो जाओगे, पागल हो जाओगे, कितना याद करोगे? तो जो तरीका है उस तरीके पे बात कर रहे हैं कि तरीका इसका क्या था। हाँ, हो सकता है एनसीईआरटी में नहीं नहीं, वो दूसरा टेबल नहीं, मतलब देख लेना उसमें ये कौन सा टेबल है। हो सकता है कोई दूसरा टेबल हो, मैंने ध्यान नहीं दिया हो, या हो सकता है पता नहीं क्या है, एक बार मुझे बता देना कौन सा टेबल है, ठीक है? हाँ, अच्छा यही है ना, बोलते दूसरा टेबल है, चलो ठीक है। ओके, अब बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो देखो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की भी कहानी क्या है, सिंपल, ये डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। ये तो अपने को बचपन से सिखाया गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसा उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी? तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। अब मैग्नेटिक मोमेंट तो पढ़ चुके हो, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है भैया? इसकी यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन। कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो हमें कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बचपन से सिखाया गया कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन +2 पूरे का अंडर रूट लगा दो, खेल खत्म हो गया। तो ये वो तरीका है जिससे हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते हैं। अब कैसे बता, अब इसमें भी सेम कहानी, लेफ्ट से राइट जाओगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ रहा है, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बढ़ेगी, बीच में फेंको नहीं, फेरस को बाहर निकल जा दे, और फिर बाद में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही कहानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पहले बढ़ता है बाद में कम हो जाता है, चलेगा? डन है? ठीक है, चलो। तो ये अपने पास कहानी हो गई जनरल ट्रेंड्स का, डी ब्लॉक के जनरल प्रॉपर्टीज की, कि जनरल प्रॉपर्टीज क्या है, कैसी है। अगले क्लास में अपन इसके आई कहानी पे बात करेंगे, जरा सा एनसीईआरटी पढ़ लिया करो, नेक्स्ट क्लास में भी अपन डी ब्लॉक ही पढ़ेंगे। उसके बाद की जो लास्ट के मतलब कल तक डी ब्लॉक चलेगा, कल के बाद की जो क्लासेस होंगी उसमें अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक, ठीक है? तो इसी के साथ अपन आज की सभा को समाप्त करते हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा रीडिंग डालेना डी ब्लॉक, और कोई समस्या हो तो पूछे ना अगली क्लास में, कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा लाइन, कोई ऐसा स्टेटमेंट जो समझ में नहीं आया। ओके, वालेकुम अस्सलाम प्रत्युष। चलो, ठीक है, हाँ बिल्कुल लेखिका बोलो। हाँ बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, लिखिएगा, कुछ कह रही है बोलो, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, दिल्ली वाले में भी DNF ब्लॉक ही चल रहा है। तो कहना क्या चाहती है? अच्छा, वहां की क्लास कंपलसरी कर दें? अ, देखो दिल्ली वाली क्लास में कंपलसरी कर देता बेटा, लेकिन समस्या क्या है मैं बताता हूँ एग्जैक्टली दिक्कत क्या हुई। मैं स्टार्ट में हमने यही सोचा था, बट या तो मुझे या तो सौरभ सर को, दोनों में से किसी एक को ना ऑर्गेनिक के लिए टाइम मिल जाएगा अच्छे से। बिल्कुल, एक्चुअली हो क्या रहा था, समस्या ये थी, मैंने सोचा भी यही था कि मतलब यहाँ वाली क्लास वहाँ वाली क्लास अपन कंपलसरी वहाँ वाली क्लास कर देंगे, वहाँ पे सब क्लास कर लोगे तो DNF ब्लॉक वहाँ से हो जाएगा, इनऑर्गेनिक वहाँ हो जाएगा।